अच्छा, तो यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमने तमाम को पुश करवा दिया और हमने यहाँ पर कॉल सम ऑफ को भी यहाँ पे कह दिया कॉल सम ऑफ, और सम ऑफ के अंदर क्या है, सम ऑफ प्रोसीजर, और हमने इनको ऐड करवा दिया। पहले तो मूव कराया EX में पहली वैल्यू, फिर उसके बाद ऐड कराते गया उसके तमाम एड्रेसेस को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिटर्न 12 लिखा है। तो रिटर्न 12 क्या चीज़ है? रिटर्न 12 की जो थोड़ी सी स्टोरी है वो यहाँ पर लिखी है। ये इस क्लीनिंग अप दी स्टैक पैरामीटर्स विद रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है ना, इसमें मैं आपको अभी समझाऊंगा। अभी आप क्या करें, यहाँ पर लिख दें रिटर्न, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है, अभी ये हम देख लेंगे। और लिखते हैं रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे, सम ऑफ एंड प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ हमने स्टार्टिंग की, यहाँ इसकी बॉडी आई, ये रिटर्न स्टेटमेंट और ये एंड स्टेटमेंट, ठीक है। और बाकी एग्जिट हो गया। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो 10, 20 और 30 क्या आएगा, 30 + 30 60। तो हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास आता है क्या चीज़। अच्छा, अच्छा, यहाँ हम क्या करेंगे, कॉल सम ऑफ तो हमने कर दिया, उससे ये रन हो गया, लेकिन इसमें कोई एरर कोई भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता लगी। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ से हमारे पास क्या चीज़ रिटर्न होगी, EX रजिस्टर। EX रजिस्टर में तमाम वैल्यूज़ का सम होगा। हम क्या करेंगे, कॉल राइट इंटीजर, ठीक है। उसके बाद हम उसको रन करते हैं। ये 30 30 60 देना चाहिए इसको। ये आगे देखें +60 वैल्यू, ठीक है, +60। तो ये वाली एग्जांपल आपकी यहाँ पर रन हो गई। ये आपको पता लग गया कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके एड्रेसेस जितने भी हैं, मार्क माई अटेंडेंस आफ्टर कर लेते, ओके। अच्छा, कि जितने भी एड्रेसेस हैं जब आप पुश करा रहे होते हैं तो वो ESP 12, ESP 8, ESP 4, यानी कि ये यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, ESP 4, ESP 8 एंड ESP 12, ठीक है। ये पैरामीटर्स लोकेटेड हैं स्टैक एड्रेसेस में, ठीक है। और रिकॉल दी दैट द स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स लोअर एड्रेसेस, यानी कि ये अगर हम तमाम वैल्यूज़ को पुश कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि ये ग्रोज डाउनवर्ड लिखा हुआ है। ग्रोज डाउनवर्ड का मतलब अगर अपवर्ड देखें तो हमारे पास क्या था, पहली वैल्यू क्या थी ये, और उसके बाद जब पुश की तो ग्रो कर रही थी ना, यानी कि 4 से ग्रो की 8, 8 से ग्रो की 12। तो ग्रोज डाउनवर्ड यानी कि जब तमाम वैल्यूज इसमें इंसर्टेड हैं तो ग्रोज डाउनवर्ड यानी कि 12 से 8, 8 से 4, ठीक है, टुवर्ड्स दी लोअर एड्रेसेस। ये चीज़ यहाँ पर बात लिखी है। अच्छा, अब ये तो हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, क्लीनिंग अप द स्टैक पैरामीटर्स विद रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर जो आपको चीज़ गिवन थी रिटर्न 12, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ क्या है। यहाँ क्या लिखा है कि व्हेन पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक, यानी कि जब भी आप पैरामीटर जो हमने यहाँ पर ये पुश किए स्टैक के अंदर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लीन अप द स्टैक अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम अ प्रोसीजर। यानी इस जब आप स्टैक से, अभी तो हमने खाली रिटर्न स्टेटमेंट लिख दी, लेकिन हम रिटर्न 12 लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैक को क्लीन करें ताकि आप आगे यूज़ कर सकें, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंटीजर वैल्यूज़ आपके पास सेव हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है द रिटर्न इंस्ट्रक्शन कैन स्पेसिफाई एन एक्स्ट्रा इंटीजर कांस्टेंट टू क्लीन अप द पैरामीटर्स ऑन द स्टैक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि आप रिटर्न 12 क्यों लिख रहे होते हैं, यानी ये तो पहले आपको समझ आ गया कि इसमें कुछ इंटीजर वैल्यूज सेव हो जाती हैं तो उसको क्लीन कर देते हैं आप रिटर्न 12 से। तो इसमें रिटर्न तक की स्टेटमेंट तो समझ आ गई, लेकिन ये 12 क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा है इन दी अबव सम ऑफ प्रोसीजर 12 बाइट्स आर पुश्ड ऑन दी स्टैक फॉर 3 पैरामीटर्स, यानी यहाँ पर 12 बाइट्स पुट की गई है ना। यानी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये 4 बाइट्स थी, ठीक है। यानी ये 32 बिट का रजिस्टर था ना, एक इसका एड्रेस 32 बिट का था। वैसे हमारे पास स्टैक जो होता है उसमें 7, हमारे पास 0 से लेकर 7 तक हमारे पास क्या होते हैं,
एड्रेसेस होते हैं और हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सेस होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक इंडेक्स के अंदर कितनी वैल्यू है, 32 बिट की वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पर EAX की वैल्यू ली है। तो 32 बिट है, 32 बिट का मतलब है 4 बाइट, और तीन वैल्यूज ली हैं, तो 4 बाइट का क्या मतलब हुआ, 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो 12 बाइट्स थी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर सर क्या मुझे लिखा एक है चीज जी। पूछनी थी। सर जैसे एक स्टैक है उसके अंदर हमने एक 32 बिट की वैल्यू पुश करवाई, एक जो है वो 8 बिट की, 8 16 बिट की, तो इस तरह करवा सकते हैं फिर, या एक स्टैक में हमें हाँ, 32 बिट की है तो आप 32 जब बिट की जो सारी करवानी पड़ेंगी? लार्जेस्ट आपने वैल्यू दी होगी ना, तो वो यस सर। उसको उसमें कंसिडर कर लेगा। अगर आपने 32 बिट की दी है तो वो तमाम उसके एड्रेसेस को 32 बिट कंसिडर कर लेगा। लेकिन जैसे हमने लास्ट लैब में भी देखा था कि आपके पास क्या हो रहा था, अगर आप छोटी वैल्यू देते हैं जैसे कि 8 बिट या 4 बिट, तो वो लास्ट ऑफ दी 32 बिट्स में से जो लास्ट की आपके पास बिट्स बचती हैं, जो कि आपकी LSB के करीब होती हैं, उनके अंदर यस जाके सर। उसको स्टोर कर देता है और बाकी तमाम को ज़ीरो कर देता है। ठीक है। तो सर अगर अगर हमने लास्ट वैल्यू छोटी दे दी और नीचे की वैल्यू जैसे नीचे की वैल्यू 32 बिट की है, ऊपर हमने 8 बिट का दे दिया तो ये लास्ट वैल्यू, तो ओवरफ्लो हाँ नहीं हुआ था उसके वजह से? हाँ, उसमें ओवरफ्लो होगा, उसमें ओवरफ्लो होगा। लेकिन आपने इनिशियली अगर बड़ी वैल्यू दी, जैसे कि यहाँ पर आपके पास इसके अंदर आपने गिवन है रजिस्टर EAX से डिफाइन किया ना, तो ये EAX से ऑटोमेटिकली 32 बिट होगा। अब आगे चलते आप उसके अंदर पहले छोटी वैल्यूज देते रहें, लेकिन वो उसको पुट करता रहेगा। आपने इनिशियली ही उसको डिफाइन कर दिया स्मॉल के ऊपर, तो आगे जाके फिर वो ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो प्रॉब्लम करेगा आपको। तो सही सही। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अच्छा, तो यहाँ हम रिटर्न 12 क्यों कर रहे थे, ताकि हमारे पास ताकि तमाम 12 बाइट्स, जो कि 4 × 3 12 है ना, तो 12 बाइट्स यूज़ हुई हैं यहाँ पर, तो तमाम 12 बाइट्स जो है वो क्लीन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, इन दी अबव सम ऑफ प्रोसीजर 12 बाइट्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक फॉर 3 पैरामीटर्स, द रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज यूज टू इंक्रीमेंट ESP रजिस्टर बाय 12। यानी कि ये क्या करता है, रिटर्न 12 के इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है ESP रजिस्टर को बाई 12, जिससे वो क्लीन हो जाती हैं आगे, इन एडिशन टू 4 बाइट फॉर पॉपिंग रिटर्न एड्रेसेस। ठीक है, क्योंकि ये 4 बाइट्स 4 × 3 था। ठीक है, 4 बाइट्स को पॉप करता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया क्लीनिंग अप स्टैक वाली कहानी। अच्छा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है तो तमाम उसी से रिलेटेड है। फिर है आपके पास सेविंग एंड रिस्टोरिंग, आपके पास है सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स, यानी कि अ प्रोसीजर माइट नीड टू यूज सम जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, ये बात आपको पता है कि आपको एक प्रोसीजर के अंदर कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ करने पड़ते हैं टू कैरी इट्स कंप्यूटेशन। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर है तो उसमें आपको जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे कि EAX, EBX, ECX, EDX यूज़ करने पड़ते हैं उसके अंदर की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए। To preserve the values of this register across a procedure call, it is important to push their values at the beginning of the procedure and pop them at the end। यही वही प्रोसीजर वाली बात यहाँ पर बताई हुई है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, कि जब आपने प्रोसीजर्स की लैब की थी, यहाँ पर क्या हो रहा था कि हर इसकी यहाँ पर हर काउंटर यानी कि हर ECX यानी हर पैरामीटर की वैल्यू जो थी, हर जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यू, उसको हम पुश करा दे रहे थे ताकि वो चेंज हो, तो हम उसको बाद में पॉप करा सकें। यानी इसकी कॉल से पहले हम दोबारा इसको पॉप करा देते हैं ताकि ये वापस 100 आ जाए, और 100 के बाद ये जब दोबारा से प्रोसीजर कॉल होगा तो ये 99 होगी। तो ये इसमें कहा क्या गया है कि हर नेस्टेड प्रोसीजर अगर हो हमारे पास, तो हम हर उसके अंदर जो भी EX की या हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हैं उनको स्टैक के अंदर मूव करा देते हैं, और बाद में हम उनको कॉल से पहले ही पॉप कर लेते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आगे हाँ, सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स की कि प्रोसीजर माइट नीड, अच्छा ये ठीक होगी, और उसके बाद वैल्यूज रजिस्टर अक्रॉस द प्रोसीजर, इट इज इम्पॉर्टेंट टू पुश एंड देन पॉप एट द एंड सो दैट द कॉलर प्रोग्राम कैन बी श्योर दैट नन ऑफ इट्स रजिस्टर वैल्यू आर ओवर, यानी कि ओवर राइट नहीं हो गई हमारे पास वैल्यूज, हमारे पास पुरानी वैल्यूज सेव है। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्चुअल है ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिक्स्थ में क्या चीज़ गिवन है कि EBP रजिस्टर क्या होता है। अच्छा,
यहाँ EBP रजिस्टर क्या काम कर रहा होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आपकी ये वैल्यूज़ को स्टोर करने में काम आता है। आप जनरल पर्पस रजिस्टर्स को किस में स्टोर कर देते हैं, EAX में। और EBP के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ESP रजिस्टर हम यूज़ कर रहे थे, ये तो अभी हमारे पास एक सिंपल जनरल पर्पस ESP जो है एक जनरल पर्पस हमारे पास वो है, पॉइंटर है। लेकिन जब हमारे पास एक थोड़ी सी ये सिंपल एग्जांपल है, जब कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आने लगती हैं तो हम क्या करते हैं, ये ESP की हमारे पास जो भी वैल्यू होती है उसको हम मूव करा देते हैं किसमें, EBP में। ठीक है, ताकि वो कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेता है। द ESP रजिस्टर कैन बी यूज्ड इन सिंपल प्रोसीजर्स लाइक द अबव सम ऑफ टू एक्सेस पैरामीटर्स ऑन द स्टैक। ठीक है, हाउएवर इन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, यहाँ भी वही बात लिखी है, हाउएवर इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, ये तमाम जो है थियोरेटिकल बातें हैं, इनको आप लोग दिमाग में याद रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई टास्क तो नहीं आएंगे एग्जाम में भी, इससे रिलेटेड थियोरेटिकली आपसे ही बस ये बात पूछी जा सकती है कि EBP को आप क्यों यूज़ करते हैं, सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर्स क्यों कर रहे होंगे आप। ठीक है, क्लीनिंग के लिए अगर आपके पास ये वैल्यूज यूज हुई हैं तो आप क्लीनिंग में आगे क्या लिखेंगे। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने का। अच्छा, और बाकी यहाँ पर क्या है कि द EBP रजिस्टर इज यूज टू एक्सेस द पैरामीटर्स, these two instructions are commonly used in procedures that have their parameters। और यहाँ हमने देखा है कि हाउएवर इन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर द ESP रजिस्टर माइट चेंज, यानी ESP रजिस्टर जो है वो चेंज हो सकता है कॉम्प्लेक्स आपकी जैसे अभी तो ये सिंपल थी, लेकिन जब नेस्टेड के ऊपर काम हो रहा हो या मल्टीपल प्रोसीजर भी हो रहे हो तो यहाँ पर ओवरराइट हो सकती है ESP की वैल्यूज़, तो हम उसको EBP रजिस्टर के अंदर सेव करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है समिंग ऑफ इंटीजर एरे की एग्जाम्पल गिवन है, यानी कि एरेज के अंदर इंटीजर जब वैल्यूज सम हो रही हैं उसकी एग्जांपल गिवन है, तो उसमें आपने क्या किया हुआ है, ESP को EBP के अंदर आपने मूव करा दिया। उसकी ये सारी थ्योरी लिखी हुई है किस तरह कराया। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये लैब आपने की थी, ये लैब आपने की थी ना नेस्टेड प्रोसीजर वाली। अब ये सिंपल प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, जैसे ये प्रोसीजर है या ये आपके पास एडिशन का प्रोसीजर है, और इसी एडिशन के प्रोसीजर को आपकी आज की भी लैब के अंदर डिफाइन किया गया है कि जिसमें यहाँ पर EAX EBX यूज़ हो रहा था, वहाँ पर पुश पुश की स्टेटमेंट और पॉप की स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये तो एक सिंपल प्रोसीजर था, लेकिन नेस्टेड में हमने एक एग्जाम्पल क्लास के अंदर की थी जिसके अंदर हम नेस्टेड प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें एक प्रोसीजर जैसे सब रूटीन्स हैं, जिस सब रूटीन्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना कि एक सब रूटीन में दूसरी सब रूटीन कॉल हो गई, तो मेन प्रोसीजर एंड होने से पहले ही दूसरी सब रूटीन कॉल हो गई, उसको रिटर्न वैल्यू करने से पहले ही तीसरी सब रूटीन कॉल हो गई। तो यहाँ पर जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स की वैल्यू होंगी, या अगर हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, स्टैक की जो रजिस्टर की वैल्यूज होंगी वो आपके पास ESP के थ्रू चेंज हो सकती हैं हर दफ़ा। तो उसको आप बचाने के लिए क्या करते हैं, EBP का रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके का आपके पास मल्टीपल जहाँ पर सब रूटीन्स हो उसको आप कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद यहाँ आपके पास क्या गिवन है, इसकी एक एग्जांपल गिवन है। ठीक है, और सर तो एग्जांपल EBP में जो है वो फंक्शन की एड्रेस सेव होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर बेसिकली एक मिनट, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं कि EBP जो है ना, जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास ESP12, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे होंगे, जो ESP12 की वैल्यू है आप उसको EBP12 के अंदर स्टोर करा देंगे। जैसे आप यहाँ पर ये काम कर रहे थे किसके लिए, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया EAX वाला, तो ये दोनों EBP भी और EBP भी और ESP दोनों ही एड्रेस पॉइंटर्स ही होते हैं, दोनों स्टैक पॉइंटर्स ही होते हैं, स्टैक पॉइंटर की ही वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, बस इसके ऑल्टरनेटिव में आप समझ लें आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने स्टैक यूज करते हुए कई बार देखा है कि ESP की वैल्यू चेंज हो रही होती है लेकिन EBP की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती हाँ जब हम वो चेंज पास नहीं हो में रही पुश होती। करें पॉप करवाएं।
हाँ, ऐसे ही है, वो जो है चेंज नहीं हो रही होती। वो एक दफ़ा आपने स्टोर कर दी ना, अब आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो ईएसपी की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये ईवीपी की नहीं हो रही होंगी। ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड एग्जांपल आपको गिवन है कि आप इसके अंदर एरे सम की ही एग्जांपल गिवन है, ये आप लोग रन करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। सेम वही काम है, लेकिन इसके अंदर बस नेस्टेड वाली एग्जांपल रन हुई हुई है। मल्टीपल लूप्स गिवन है, लूप वन, और उसके अंदर मल्टीपल लूप्स आपके पास कॉल हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा। अच्छा, अच्छा, फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है पासिंग पैरामीटर्स बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। तो बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास, आपने सी शार्प के अंदर भी देखा होगा कि बाय वैल्यू का ये मतलब होता है जब आप पैरामीटर पास करा रहे हैं और बाय वैल्यू कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई भी वैल्यूज़ हैं और कोई भी रजिस्टर्स हैं या कोई भी आपके पास वेरिएबल्स हैं जहाँ पर वैल्यूज़ आपने दी हुई हैं, ठीक है, अपनी प्री डिफाइंड है आपकी फंक्शन के अंदर या आपके प्रोसीजर के अंदर, तो वहाँ पर जब आप उसको कॉल करवाएंगे और उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ पास करेंगे तो सिर्फ आपकी वैल्यूज़ पास होकर आपको रिजल्टेंट आउटपुट के अंदर चेंजिंग मिलेगी। लेकिन जब आप पासिंग पैरामीटर्स बाय रेफरेंस करेंगे तो रेफरेंस के अंदर क्या हो रहा होता है, रेफरेंस के अंदर आपके पास उसका एड्रेसेस जा रहे होते हैं। यानी एड्रेसेस का मतलब है अगर आपने यूज़र की कोई भी वैल्यू दी, उसमें आपका प्रोसीजर में जो वैल्यूज़ गिवन है उसको भी चेंज कर देगा। जबकि इसका अपोजिट होता है पासिंग बाय वैल्यू के अंदर, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसको चेंज नहीं करता, सिर्फ पास बाय वैल्यू करता है और आपके पास आपके आउटपुट के अंदर आउटपुट चेंज कर देता है। ठीक है, आपके प्रोसीजर के अंदर वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रही होता, वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये गिवन है, एरे सम ऑफ प्रोसीजर्स रिसीव टू पैरामीटर्स ऑन द स्टैक। उसी एग्जांपल के ऊपर ये पास बाय रेफरेंस और इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, लोकल वेरिएबल स्टैक, स्टैक अच्छा, ये बाकी जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लें तो अच्छा है इसको। ये जो है ना, वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, आप लोग इसको बाय पासिंग बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस तक ही रखें। ठीक है, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे अगर। वैसे तो इसमें से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, हाँ, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास इसके बाद जो है ना, इसमें ये दो लैब टास्क गिवन है, ये आप लोग नहीं करें। मैं आप लोगों के लैब टास्क जो है ना, क्योंकि ये रिकर्जन से रिलेटेड है, रिकर्जन की लैब हमने की नहीं है, आप ये देखें, ये दोनों रिकर्जन से रिलेटेड है, इसमें भी रिकर्जन यूज़ हो रही है। रिकर्जन की हमारी ये वाली लैब है लास्ट। ठीक है, तो ये जो अपकमिंग वीक के अंदर हम लैब करेंगे ना, इसमें रिकर्जन के हम टास्क कर रहे होंगे। और आज की जो आपकी लैब है, हाँ, आज की जो लैब है इसके टास्क मैं आप लोगों के अभी अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो दो टास्क आप लोगों को दे दूंगा और दो टास्क आप लोगों ने, ये आज की जो लैब हमने की है इससे रिलेटेड होंगे और आप उनको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं ये काम, ये चीज़ कल भी मैंने देखी थी, स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंडेंस लगा के, अटेंडेंस मार्क करके उसके बाद अब 9 स्टूडेंट्स बैठे हैं। चलें खैर, बाकी ये है कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट्स आज पढ़े हैं ना स्टैक पैरामीटर्स की, बाकी ये क्लीनिंग अप, सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर, ईवीपी रजिस्टर्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, बस ये थियोरेटिकल थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। इस लैब के अंदर यही पासिंग बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय रेफरेंस तक, यहाँ तक के ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और आप लोग सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दी आपने। अच्छा शाहजेब, आपकी अटेंडेंस अभी मार्क कर देते हैं। अच्छा, बाकी ये है कि आज की आपकी मेकअप लैब थी, स्टूडेंट्स भी कम है, उसको हम जल्दी वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट जो वीक है ना इसके अंदर आप लोग की लास्ट जो है वो लैब हो रही होगी। ठीक है, और लास्ट लैब होगी और
प्रोबेबली उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों की 303 है ना, तो फ्राइडे को होती है, तो उसमें हम प्रोबेबली ये डिस्कस कर लेंगे कि आपका जो लैब एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रहा होगा नेक्स्ट जो लास्ट वाला वीक है इसमें, ठीक है। और जितनी भी हमने लैब्स की होंगी, लैब 12-13 तक आई थिंक, यहाँ तक का लैब एग्ज़ाम होगा, इजी लैब एग्ज़ाम होगा। वो भी आपको जो है बिल्कुल इजी होगा। जो आपका क्लास टाइमिंग्स है ना, उसी के अंदर जो 3 आवर्स की टाइमिंग होती है, यहाँ पर आपके इस वीक के अंदर फ्राइडे को होगी ना, तो फ्राइडे की जो टाइमिंग होती है उसी 3 आवर्स की टाइमिंग के अंदर आपको लैब एग्ज़ाम गिवन होगा, और उसके अंदर आपके 2 आवर्स के अंदर लैब एग्ज़ाम हो रहा होगा, और लास्ट का जो 1 आवर है उसमें वो ग्रेड भी हो जाएगा, उसकी ग्रेडिंग भी उसी वक्त हो जाएगी। तो ईजी से लैब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि आपकी जितनी पुरानी लैब्स हैं इन तमाम को आप कवर कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी लैब्स होंगी ना, वो हैं, अगर हम इसमें देखें, जिससे लैब एग्ज़ाम बेसिक क्रिएट हो रहा होगा। अच्छा, वो होंगी या तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, आइटरेटिव की, ठीक है। ये DUP ऑपरेटर लैब नंबर आप इसको नोट कर लें, 4, 5, 6, ठीक है। स्टैक मेमोरी 7, प्रोसीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, कंडीशनल लूप, ठीक है। अर्थमेटिक एंड बिट। अच्छा, हाँ, यहाँ तक 11 तक की अगर आप देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो लैब्स हैं ना, वो ये वाली हैं। ज़्यादातर आपका जो लैब एग्ज़ाम है 20 मार्क्स वाला, वो इन लैब्स में से आ रहा होगा, लैब नंबर 4 से लेके लैब 11 तक की जो लैब्स हैं, ठीक है। तो इनको आपने, इनके जितने भी लैब टास्क हैं उनको तमाम को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये 1 एंड 2 ज़ाहिर है आपको आते ही होंगे, तभी आप ये 4, 5, 6 तमाम सॉल्व कर पा रहे होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे देखें, अभी आप लोगों का लैब एग्ज़ाम क्रिएट हुआ नहीं है, होगा उसके बाद वो आपके जो सीनियर टीचर हैं उनसे अप्रूव होता है, तो प्रोबेबली उसके अंदर 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर 4 होए तो ज़ाहिर है वो 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, और 5 होए तो फिर वो 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होंगे, 2 आवर्स का टाइम आपके लिए बहुत होगा, ठीक है। और उसके अंदर आप लोग लैब के अंदर ही इसको सबमिट कर देंगे, आपका पोर्टल क्रिएट हो जाएगा LMS के ऊपर, और आप उसमें सबमिट करेंगे, और उस लास्ट जो 1 घंटा बचता है लैब का, उसके अंदर वो ग्रेड होगा, ग्रेडिंग भी उसी वक्त आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जितनी लैब्स हैं, लैब नंबर 4 से लेके, ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि लैब नंबर 4 से लेके लैब 11 तक इनको आप लोग पक्का कर लें, तो आप ये आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर जितने भी लैब टास्क थे, एग्जाम्पल्स थी, इनको अगर आप प्रॉपरली रन कर लें और इनको समझ लें, तो आप ये चीज़ अपनी बाकी जो क्लासमेट्स अभी नहीं आए हुए, इनको भी ये बात बता दीजिएगा कि अगर इसको कर लेते हैं तो आप का आराम से हो जाएगा। सबमिशन टाइमिंग आपकी 2 आवर्स होगी। जो लैब की टाइमिंग 3 आवर्स के होते हैं ना, तो 2 आवर्स के अंदर आपकी सबमिशन होगी, और जो लास्ट 1 आवर होगा इसमें आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये है कि आज की लैब को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और फिर आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं।